अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वालेकुम सलाम। टॉपिक इज क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन एन ऑडिटर। क्योंकि हमने देखा अभी तक इंट्रोडक्शन में कि एक ऑडिट जो है बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है, बहुत क्रिटिकल वर्क होता है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है डिफ़िकल्टीज होती है। यही वजह है कि एक ऑडिटर के अपने प्रोफेशन के अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वालिटीज़ कहलाती हैं ऑफ ऑडिटर। इन क्वालिटीज में जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। एक ऑडिटर का अपनी फील्ड के अंदर मैक्सिमम नॉलेज, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम स्किल्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें कंबाइन ही होकर कहलाते हैं कॉम्पिटेंसी। तो एक ऑडिटर जब तक कॉम्पिटेंट नहीं होगा उस वक्त तक वो अपनी चैलेंजिंग जॉब को सही तरीके से फुलफिल नहीं कर सकेगा। और यही वजह है कि उसके अंदर इस कॉम्पिटेंसी की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्वालिटी जो है ऑडिटर की वो है ऑनेस्ट। ऑडिटर का ऑनेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऑडिटर जब तक ऑनेस्ट नहीं होगा उस वक्त तक वो सही ऑडिट रिपोर्ट को डेवलप और डिक्लेयर नहीं कर सकेगा। ऑनेस्टी की रिक्वायरमेंट यह इसलिए है कि ऑडिटर का जो बुनियादी काम होता है वो अकाउंट रिकॉर्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड को डिटेक्ट करना, उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना, मुख्तलिफ नौइयत के एरर को डिटेक्ट करना, उसको करेक्ट करना, मुख्तलिफ नौइयत की मिस्टेक को डिटेक्ट करना, उसको करेक्ट करना। ऐसे में अगर ऑडिटर ऑनेस्ट नहीं होगा तो पॉसिबिलिटीज होगी कि ऑडिटर जो है किसी भी तरीके की कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफेवरेबल हो। यही वजह ही इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। This kind of says that an auditor must be honest. He must not certify what does not believe to be true, and he must take a reasonable care and skill before he believe that what he is certified true. तो एक ऑडिटर का जो है अपने लिए तो एक ऑडिटर का ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, उस वक्त तक वो अपनी जॉब को सही परफॉर्म नहीं कर सकता। थ्री जो क्वालिटी है ऑडिटर की वो है an auditor knowledge of auditing must be up to date. He must know the techniques of auditing. He must have the knowledge of other subject relating to auditing. एक ऑडिटर की अपने नॉलेज को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अपडेट से मुराद क्या है कि मुख्तलिफ टाइम टू टाइम जो होने वाली चेंजेस है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, रूल्स रेगुलेशन में, तो एक ऑडिटर का उससे अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपने आप को अगर अपडेट नहीं रखेगा तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और जब वो एब्सोल्यूट हो जाएगा तो वो सही अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। दूसरा, उसे जो है लाजमी तौर पे वो मुख्तलिफ ऑडिट टेक्निक्स आनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट एक मुश्किल काम है। सिंपली अगर हम टेक्निक्स की बात करें, टेक्निक किसे कहते हैं? टेक्निक कहते हैं किसी भी मुश्किल काम को किसी ऐसे आसान तरीके से करना जिससे वो आसानी से हो जाए, उसे हम टेक्निक कहते हैं। एक ऑडिटर का अपनी फील्ड में ऑडिट टेक्निक को जानना, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि वो इस मुश्किल काम को आसानी से कर सके। उसको जो है अपनी फील्ड के अलावा अपनी फील्ड से रिलेटेड जो अदर बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज है उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक तरीके से ऑलराउंडर हो। वो तमाम नॉलेज की बुनियाद पर जो अपनी ओपिनियन डिक्लेयर करे, ऑडिट रिपोर्ट डेवलप करे, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई डाउट ना हो, वो बिल्कुल अथेंटिक हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो और बिलीवेबल हो। नेक्स्ट जो उसकी क्वालिटीज है वो अकाउंटिंग नॉलेज। डेफिनेटली ऑडिटर का काम ही होता है अकाउंटिंग वर्क को रिव्यू करना, चेक करना और उसको इम्प्रूव करना।
तो उसके लिए जरूरी है द ऑडिटर शुड बी एट होम इन ऑल द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड जर्नल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बुनियादी तौर पे 3 तरह की होती है। एक अकाउंटिंग वो होती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग वो होती है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक अकाउंटिंग वो होती है जो जर्नल अकाउंटिंग कहलाती है। ये सारी आपने पहले इनको लाजमी तौर पे पढ़ा हुआ होगा, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ऑडिटर को डेफिनेटली खास तौर पे अकाउंटिंग की नॉलेज बहुत ज्यादा डेप होनी चाहिए। अगर वो स्टूडेंट, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। स्क्रीन शेयर आपके पास से हट गई है? नो नो सर, स्क्रीन भी शो हो रही है। शो हो रही है? जी जी। ओके। तो एक ऑडिटर का जो है अब अकाउंटिंग में खास तौर पे इन तीनों डोमेन में, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे वो जर्नल अकाउंटिंग हो, इसमें डेप्थ नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। उस वक्त तक वो सही अपने काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट जो ऑडिटर की क्वालिटी है वो है नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ। एक ऑडिटर के लिए ये भी जरूरी है कि उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज हैं उनकी, ताकि वो ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस अकाउंटिंग में जो भी लॉ का इन्फ्लुएंस है, लॉ से रिलेटेड डायरेक्शन है, गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन मेकिंग कर सके कि व्हाट इज अलाउ एंड व्हाट इज नॉट अलाउ, what is acceptable, what is unacceptable, what is legal, what is illegal। ये उस वक्त तक वो नहीं कर सकता जब तक उसको डेप्थ नॉलेज ना हो रिलेटेड बिजनेस लॉ। नेक्स्ट उसके बाद ऑडिटर के पास जो एक ऑप्शन क्वालिटीज होनी चाहिए वो है नॉलेज ऑफ टैक्सेशन लॉ। टैक्स टैक्सेशन आपको पता, अभी आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे टैक्सेशन किसे कहते हैं, कितने तरह के टैक्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं। ये तमाम हमारा पार्ट ऑफ दिस कोर्स है जिसको हम मिड टर्म के बाद रखेंगे। तो एक ऑडिटर का टैक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक लॉ डेवलप किया है जिसके अकॉर्डिंगली हम ये मालूम करते हैं कि कितने प्रॉफिट पे कितना टैक्स अप्लाई या लागू होना चाहिए। तो एक ऑडिटर को डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होना चाहिए रिगार्डिंग टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वालिटी है ऑडिटर की वो है कंप्यूटर एक्सपर्ट। आज तमाम अकाउंटिंग का जो फंक्शन है, अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है, वो हार्ड कॉपी से डाइवर्ट हो गया सॉफ्ट कॉपी में, और इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसके जरिए? कंप्यूटर के जरिए। तो एक ऑडिटर का कंप्यूटर के अंदर भी तमाम उसके सॉफ्टवेयर, उसके हार्डवेयर और तमाम उसकी जो डोमेन है उसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके। फिर नेक्स्ट जो है क्वालिटी ऑफ ऑडिटर वो है नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऑडिटर को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो फील्ड है इसमें मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको लाजमी उसको समझ में आना चाहिए, उसे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसे मैनेजमेंट की तमाम डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो ये अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को रिव्यू करते वक्त कौन सी फाइनेंशियल अफेयर्स में किसकी किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, किसकी क्या लाइबिलिटी है, ये वो डिटरमाइन कर सके। अगर उसको फाइनेंशियल अगर उसको मैनेजमेंट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग वीक होगी तो वो कभी भी क्लैरिटी हासिल नहीं कर सकेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वालिटी है एक ऑडिटर की वो है प्रिपरेशन ऑफ बजट। एक ऑडिटर का बजट की प्रिपरेशन के अंदर एक्सपर्टीज होना चाहिए ताकि वो बजटिंग कर सके। बुनियादी तौर पे मैनेजमेंट में आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा बजट। बजट किसे कहते हैं? ये कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। क्या, क्यों इसे हम कंट्रोलिंग डिवाइस कहते हैं? क्योंकि बजट में हम तय करते हैं कि किसी भी खास काम को कितने वक्त में और कितनी रिसोर्सेज को कंज्यूम करके एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो लिमिटेशन होती है कहलाती है बजट। तो एक ऑडिटर को बजटिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से काम कितने बजट में होने चाहिए या होते हैं, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि किसी भी डोमेन में जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है
वो उसकी राइट कॉस्ट है या नहीं। नेक्स्ट है क्वालिटी जो ऑडिटर की, वो है इंटेलिजेंट। ऑडिटर का काम बहुत क्रिटिकल है, ऑडिटर का काम बहुत डिफिकल्ट है, ऑडिटर का काम बहुत चैलेंजिंग है, जो हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम चीजों के लिए जो बुनियादी उसकी क्वालिटी है वो है उसका इंटेलिजेंट होना। जितना वो इंटेलिजेंट होगा उतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंट होगी, इफेक्टिव होगी। और जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंट इफेक्टिव होगी, वो सही तरीके से रिव्यू कर सकेगा, सही तरीके से जजमेंट कर सकेगा, सही तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकेगा। तो ये वो क्वालिटीज थी जो एक ऑडिटर के अंदर होना मिनिमम, मैक्सिमम नॉट मिनिमम होना जरूरी है, ताकि वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सके। नेक्स्ट जो क्वालिटी ऑडिटर की वो है क्वालिफिकेशन। Qualification for the professional auditor is necessary that he should be chartered accountant. According to company's ordinance, it is essential qualities for an auditor. कोई भी शख्स उस वक्त तक ऑडिटर बन ही नहीं सकता जब तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ना कर ले। ये उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करना है, तब जाके वो अपने नाम के साथ लफ्ज ऑडिट लगा सकता है, वो एक ऑडिटर बन सकता है। बगैर इसके ऑडिटर बनना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वालिटी ऑडिटर की वो है टैक्टफुल। इन पर्टिकुलर सिचुएशन ऑडिटर शुड डील tactfully. He should ask the question in such a manner that it does not show about his ignorance or weaknesses. ऑडिटर की जो क्वालिटीज में एक अहम क्वालिटी यह है कि उसे टैक्टफुल होना चाहिए। टैक्टफुल कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट करना कि आपका रिलेशनशिप सेकंड ग्रुप से खराब ना हो सके। ऑडिटर का जो ड्यूरिंग द वर्क रिलेशन होता है वो होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, और कंटिन्यूसली उनके दरमियान कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जारी और सारी रहती है। अब ऑडिटर को अकाउंट रिकॉर्ड में किसी जगह पे कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, किसी जगह पे कोई एरर या कोई मिस्टेक डिटेक्ट हुई है, तो इससे रिलेटेड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को वो इस तरह हासिल करे कि सामने वाले ग्रुप के सामने वो उस मकसद को ना इलस्ट्रेट करे जिस मकसद के लिए वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है। इसको कहते हैं टैक्टफुल। यानी अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट करना कि आप जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने जा रहे हैं उसको सीक्रेट रखना, और जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हासिल भी कर लेना। ड्यूरिंग द ऑडिट इस तरह की सलाहियत के ऑडिटर को कई बार जरूरत पड़ती है, तब जाके वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाता है, वरना वो अचीव नहीं कर सकता। नंबर 13 जो क्वालिटीज है ऑडिटर की वो है मेंटेन सीक्रेसी। एक ऑडिटर का अपने सीक्रेसी में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। द ऑडिटर नेचर ऑफ द वर्क इज कॉन्फिडेंशियल, ही शुड मेंटेन सीक्रेसी फ्रॉम अदर अबाउट द अफेयर ऑफ हिज क्लाइंट। एक ऑडिटर जब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के वो फाइनेंशियल अफेयर जो उस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोगों को भी नहीं पता होते, वो ऑडिटर के सामने होते। इन ऑर्गेनाइजेशन के सारे सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं ऑडिटर के सामने। ऐसे में अगर ऑडिटर ये सीक्रेट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में लीक करेगा, किसी और के साथ अननेसेसरली शेयर करेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा लॉस का सबब बनेंगे, अनफेवरेबल हो। यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन उसी से ऑडिट करवाना पसंद करती है जहाँ पे उनको ये श्योरिटी हो कि वहां पे उनके सीक्रेट सीक्रेट ही रहेंगे, लीक नहीं होंगे। तो सीक्रेसी होनी चाहिए। एक और क्वालिटी जो ऑडिटर की है वो है पेशेंट। ऑडिटर का साबित होना बहुत जरूरी है। There should be a quality of patience in the auditor. Before signing on any paper, he should check the evidence and then sign it. He never check the paper in hurry. ऑडिटर के अंदर तहम्मुल मिजाजी, सब्र और कंसिस्टेंसी बहुत होनी चाहिए कि वो ड्यूरिंग द ऑडिट जितने भी रिव्यू के प्रोसेस से गुजरता है, वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरता है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से गुजरता है,
जब तक वो उसको सही तरीके से चेक ना कर ले, उसको पास आउट ना करे और उसको फौरन साइन ना करे। अगर ऑडिटर अपना काम जल्दबाजी में करेगा तो ये वैरायटी ऑफ एरर, वैरायटी ऑफ मिस्टेक, वैरायटी ऑफ फ्रॉड पास होने की पॉसिबिलिटीज होंगी। और जब ये पास होंगी तो ऑडिटर का वर्क जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगा और जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है वो अनअचीवेबल हो जाएंगे। तो उसका पेशेंट होना बहुत जरूरी है। एक और क्वालिटी ऑफ ऑडिटर ये है critical attitude. It is also very essential quality of an auditor. He should examine the statement critically. He should ask the various questions from the client and try to find contradictions. एक ऑडिटर का जो है एटीट्यूड बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना चाहिए। उसे उसके बिहेवियर को बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव होना चाहिए। वो ड्यूरिंग द रिव्यू, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मैक्सिमम क्वेश्चन करके अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाए, ना कि जल्दी से अपने आप को सेटिस्फाई कर दे। क्योंकि ऑडिटर की सेटिस्फेक्शन का दारोमदार उसकी ऑडिट रिपोर्ट पर होता है और अगर वो जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगा विदाउट कंफर्मेशन तो ये उसके वर्क की बहुत बड़ी वीकनेस होगी। तो उसको बहुत सारी क्यूरीज, बहुत सारे क्वेश्चन उठाने चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सके। नेक्स्ट जो क्वालिटी है ऑडिटर की वो है बोल्ड एंड कॉर्जियस। ऑडिटर का बोल्ड भी होना बहुत जरूरी है और यानी इनिशिएटिव होना चाहिए, और कॉर्जियस भी होना बहुत जरूरी है ताकि वो किसी प्रेशर में ना आए। एंड ऑडिटर शुड be bold and courageous person. He should not be influenced by any authority. He should possess a courage for to face the difference of opinion between him and client on any issue. जब भी कोई ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जाता है तो उस ऑडिट के दरमियान उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट से उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर पे वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उनकी मैनेजमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पर ऑडिटर का काम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है आर्गुमेंट की पॉसिबिलिटीज होती हैं, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कोई फाइट की पॉसिबिलिटीज होती हैं, और यहाँ पर मैनेजमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट ऑडिटर को इन्फ्लुएंस, प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर ऑडिटर बोल्ड और कॉर्जियस नहीं होगा तो वो कभी भी अपनी ड्यूटी को सही परफॉर्म नहीं कर सकेगा, और यही वजह है कि ये दोनों क्वालिटीज भी उसके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो ऑडिटर की क्वालिटी है वो है कर्टियस। It is an important quality which the auditor should possess. His attitude towards the staff and client should be very humble and polite. He should also stress on his own staff to be courteous with the client. ऑडिटर का काम एक मुश्किल काम है, ऑडिटर का काम एक चैलेंजिंग काम है, ऑडिटर का काम एक इंतहाई डिफिकल्ट वर्क है। ऐसे में ऑडिटर का जो बिहेवियर अपनी टीम के साथ, जो ऑडिट टीम होती है, और क्लाइंट के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंट डिपार्टमेंट जिसका ऑडिट किया जा रहा है, अगर उनके साथ उसका हम्बल बिहेवियर नहीं हुआ, पोलाइट बिहेवियर नहीं हुआ, तो ऐसे में इनके जो रिलेशनशिप है वो मुतासिर होगा, और जब रिलेशनशिप मुतासिर होगा तो उससे ऑडिट वर्क भी मुतासिर होगा। ऑडिट वर्क डिपेंड करता है कॉर्पोरेशन ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे। जितना अकाउंट डिपार्टमेंट सही कॉर्पोरेट करेगा उतना ही तेजी से ऑडिट वर्क होता चला जाएगा, और अगर अकाउंट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट नहीं करेगा, अपनी तमाम इंफॉर्मेशन सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो ऑडिट का काम मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। तो ऐसे में ऑडिटर का जो बिहेवियर है उसके अंदर कर्टियस होना चाहिए, उसे हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। नेक्स्ट जो क्वालिटी ऑफ ऑडिटर है वो है इंडिपेंडेंट। एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। द ऑडिटर शुड बी impartial. He should not have such relation with the organization which may affect his independence.
he should give his opinion independently. ऑडिटर का अनबाइस होना, ऑडिटर का न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा पॉसिबल, जब वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने जा रहे हैं वहां की मैनेजमेंट से लेके अकाउंट्स के हेड तक किसी के साथ भी उसका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होगा। अगर उसका कोई पर्सनल रिलेशन इन द शेप ऑफ रिलेटिव, कुलीग्स, फ्रेंड की सूरत में हुआ तो यहाँ पे बाइसनेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी जो कि मुतासिर करेगी ऑडिट वर्क। तो यहाँ पे इसलिए हम कह रहे हैं उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है ताकि वो कहीं पर बाइसनेस ना दिखा सके। नेक्स्ट जो क्वालिटी ऑफ ऑडिटर है वो है कॉमन सेंस। द ऑडिटर मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ कॉमन सेंस and judgment. He may be able to assess the value of depreciation and bad debts. एक ऑडिटर के पास उसके कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर वो कैलकुलेट कर सके, जिसकी बुनियाद पर वो फोरकास्ट कर सके, जिसकी बुनियाद पर वो जजमेंट कर सके। वो अकाउंटिंग के पेचीदा मराहिल में जिसके अंदर उसको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है, यहाँ पर वो खासतौर पे फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन लेवल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेड डेट्स लेवल, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली एक लार्ज वैरायटी में मौजूद होते हैं, इनकी जजमेंट के लिए उसको यूटिलाइज करना होता है अपने कॉमन सेंस को, ताकि उसका जो फाइंडिंग या उसकी जो जजमेंट है वो कॉन्क्रीट और एक्यूरेट हो सके। तो यहाँ तक हमारे जो थे ये ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर थे जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किए कि एक ऑडिटर के पास वो कौन कौन सी मिनिमम क्वालिटीज होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर वो अपने इस काम को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑडिटिंग के बुनियादी तौर पे वो क्या मकासद है, वो क्या ऑब्जेक्टिव है जिनकी अचीवमेंट के लिए हम ऑडिट वर्क को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम ऑडिट के वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन हम उन ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप। उसमें एक ग्रुप हमारे लिए होता है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा ग्रुप हमारे लिए होता है सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप हम पहले डिस्कस करेंगे। ऑडिटर आर बेसिकली कंसर्न विद द वेरीफाइंग वेदर द अकाउंट एग्जिबिट ट्रू and fair view of the business. The objective of auditing depend upon the purpose of his appointment. ऑडिटर का जो बुनियादी तौर पे काम होता है वेरीफाई करना होता है क्या कि जो अकाउंट्स की डिटेल है वो ट्रू है या नहीं है, और इसके लिए जो है ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। और इस अपॉइंटमेंट के अंदर जो अहम चीज होती है वो ये होती है कि हम जो है ऑडिटर की इस चीज को रियलाइज कराए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है या नहीं। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट अचीवमेंट, थ्रू आउट ऑडिटिंग जो वो अचीव करना चाहते हैं वो क्या क्या है। The primary objective of an auditor is to respect to the owners of his business, expressing his opinion whether account exhibit true and fair view of the state of affair of the business. बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो एक ऑडिटर का होता है वो ये होता है कि वो इलस्ट्रेट करे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को उसने ऑडिट किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं या नहीं है, वो सही रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स कर रहे हैं या नहीं। इट शुड बी remembered that in case of a company he report to the shareholder who are the owner of the company and not that the director. The auditor is also concerned with varying how far the accounting system is successful in correctly recording transaction. He had to see whether accounts are prepared in accordance with the recognized accounting policies and practices and as per the statutory requirement.
एक और जो सबसे बड़ा एक ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जिस फर्म का, जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने गया है, वहां का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरह प्रिपेयर किया गया है। इसमें वो तमाम अहम पॉलिसीज जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, वो तमाम प्रैक्टिसेस जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और वो तमाम स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट जो डिफाइन कर दी गई है अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसको किस हद तक फॉलो किया गया है। अगर इन सबको फॉलो किया गया है तो ऑडिटर इनको एक्सेप्ट करता है, और अगर इनको नेग्लेक्ट किया गया तो ऑडिटर इनको रिजेक्ट कर देगा। तो बुनियादी तौर पे चेक करना कि क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स वर्क एज पर द यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी है या नहीं है, ये चेक करना किसका काम होता है, ऑडिटर। सेकंड जो आता है वो आता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में आता है डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। एक ऑडिटर का बुनियादी काम होता है डिटेक्ट करना सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के तौर पे एरर्स को, कि आया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल अफेयर्स में कोई एरर तो नहीं है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था एरर, मिस्टेक और फ्रॉड की डेफिनेशंस बताई थी मैंने आपको बेटा। यस सर, बताई थी। तो वो याद जहन में रखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ये चीजें बार बार रिपीट होंगी। बुनियादी तौर पर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो डिटेक्ट करता है किसको, एरर्स को, कि किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एक लार्ज वैरायटी हो सकती है एरर्स की। वो एरर कितनी तरह के होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये आगे जाके हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको एरर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो वो डिटेक्ट करे एरर। एरर आर मिस्टेक कमिटेड unconsciously because of the ignorance, carelessness. Error are of many types. एरर जो है वो एक ऐसी गलती है जो अनकॉन्शियसली एग्जीक्यूट होती है, किसकी वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, लापरवाही की वजह से। और इन एरर की कुछ टाइप्स है। इसमें सबसे पहली टाइप्स है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन किसे कहते हैं? These are the errors which arise on accounts of transaction into being recorded in the book of accounts, either wholly or partially. If the transaction has been totally omitted, it will not be affect trial balance, and hence it is more difficult to detect. On the other hand, if the transaction is partially recorded, the trial balance will not agree and hence it can be easily detected. अब देखें, दो तरह की आप लोगों ने अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस बनाए। एक एरर वो होता है जिससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पार्शियली होता है, और इस पार्शियली इफेक्ट होने की वजह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होता है वो कभी भी इक्वल नहीं आता। जब ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल नहीं आता तो ये अंडरस्टूड क्लियरिटी हो जाती है कि आपने डेफिनेटली कोई एरर किया है और उस एरर को चेक किया जाए। ये वो एरर होता है जिसको डिटेक्ट करना एज कंपेयर टू अदर एरर आसान होता है, क्योंकि डिडक्शन ऑलरेडी हो गई। लेकिन एक एरर वो होता है जिससे ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, और जब इफेक्ट नहीं होता तो नतीजा होता है कि ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो इक्वल आ जाता है। और जब वो इक्वल आ जाता है तो अक्सर ये अंदाजा ही नहीं होता कि इसमें कोई एरर है भी या नहीं। ऐसे में एरर की डिडक्शन, ऐसे में एरर को पॉइंट आउट करना एक चैलेंजिंग कंडीशन होता है। इसी के लिए एक ऑडिटर का अपनी नॉलेज में कॉम्पिटेंट होना, यानी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम स्किल्स, मैक्सिमम नॉलेज रखना जरूरी है। अदरवाइज वो कभी भी अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड एरर हमारे पास आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है? When incorrect entries are made in the book of accounts, either wholly or partially, such error known as error of commission. Wrong entries, wrong calculation, posting, carry forward, etc. Such error can be located while verifying.
ये वो एरर होते हैं, एरर ऑफ कमीशन, जिसके अंदर हम कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी जब यहाँ से बैलेंस को दूसरे अकाउंट पे लेकर गए तो गलती कर दी, पोस्टिंग के दौरान कैलकुलेशन में, पोस्टिंग के दौरान डिजिट में गलती कर दी, कैलकुलेशन के अंदर हमने रॉन्ग कैलकुलेशन कर ली, तो ये इसके नतीजे में जो एरर्स होते हैं, इन एरर को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो एक अकाउंट्स रिकॉर्ड के अंदर एक लार्ज वैरायटी एरर ऑफ ओमिशंस की भी हो सकती है, एक लार्ज वैरायटी एरर ऑफ कमीशन की भी हो सकती है। इन एरर को ना सिर्फ डिटेक्ट करना, बल्कि इन एरर को करेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की, कि वो इसको सही तरीके से एक्यूरेट कर सके। तो ये बुनियादी तौर पे दो एरर होते हैं, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन। क्लियर है? Compensating error, when two or more mistakes are committed which counterbalance each other. Such an error is known as compensating error. If the amount is wrongly debited by the 100 rupees 100 less and wrongly credited by the 100 rupees 100, such a mistake is known as compensating error. ये जो कंपनसेटिंग एरर है, ये कौन सा एरर कहलाता है? ये वो एरर कहलाता है जो हम डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट में करते हैं, यानी जो चीज डेबिट होनी थी उसे क्रेडिट कर दिया और जो चीज क्रेडिट होनी थी उसे डेबिट कर दिया। ऐसे एरर को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो बुनियादी तौर पे एक अकाउंट रिकॉर्ड के अंदर कंपनसेटिंग एरर की भी लार्ज वैरायटी पॉसिबल हो सकती है। इस एरर को ना सिर्फ डिटेक्ट करना, बल्कि इस एरर को करेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिटर की होती है, ताकि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से एक्यूरेसी की तरफ ले जा सके। बेटा यहाँ पे अब तकरीबन हमारा टाइम एंड की तरफ आ गया है, तो पहले तो सीआर जो है वो अटेंडेंस ले लें दूसरे सेक्शन की। सीआर सुन रहे हैं मुझे? जी सर जी। बेटा इसका जो स्क्रीनशॉट लेना, उसके सब हेडिंग उसमें रखना आज की डेट और सेक्शन सेकंड, और पहला जो स्क्रीनशॉट था उसमें लिखना आज की डेट सेक्शन फर्स्ट। जी सर और मैं। ठीक है, इसको मुझे व्हाट्सअप भी करना, और फिर मैं आपसे इसकी मजीद जो काम करना है वो मैं आपसे फोन पे बात करके, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा तो मैं आपको गाइडलाइन फराहम कर दूंगा कि अटेंडेंस को आपने किस तरह अपने पास महफूज रखना है। ठीक है, आज का सेक्शन और सर अभी आप स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिए। स्लाइड भी शेयर कर दूं? जी जी सर, स्लाइड्स आप शेयर कर दें, क्योंकि पिछली क्लास की भी आपने ना शेयर नहीं की थी। ओके, मैं आपको ये स्लाइड, ये थोड़ा एक लेक्चर और अगली क्लास का हो जाए तो मैं आपको शेयर, बल्कि अगली जी क्लास से सर। पहले ये जैसे पॉसिबल हो मैं कर दूंगा। ठीक है। दूसरी ओके चीज सर। ये है सर कि आपको ऑनलाइन में ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में? सर ठीक है, बस सर फिजिकल जो क्लासेस होती हैं वो ज्यादा बेहतर होती हैं। कोर्स फिजिकल का तो हम मुतबादिल नहीं कह सकते मतलब, लेकिन अब जो मजबूरी है उसके डोमेन में रहते हुए ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अगर कोई आपको जी सर। दुश्वारी या परेशानी है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ, असल में जब फिजिकल क्लास होती है तो फिजिकल इंटरेक्शन में आपके बताए बगैर बहुत सारी चीजें हम समझ जाते हैं, जी लेकिन सर। अब ऑनलाइन में ये चीज हमारे लिए मुश्किल है। तो आपको कोई भी अगर डिफिकल्टी हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर ओके कॉल करके भी, और अदरवाइज ड्यूरिंग द क्लास जो रिमेनिंग 5 मिनट्स हम रखते हैं कन्वर्सेशन के लिए, क्वेश्चन के लिए, इसमें तो और कोई बात कोई पूछनी है तो आप लोग पूछ लें।